नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन के बारे में। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर असलियत ये है कि ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर सीधा असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहकारी क्षेत्र की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि एक ऐसे नाम से शुरू करेंगे जिसे हम सब जानते हैं और शायद पसंद भी करते हैं। सोचिए, सवाल ये है कि आखिर कैसे गांव-गांव में रहने वाले लाखों छोटे-छोटे डेयरी किसानों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक अमूल को खड़ा कर दिया। ये किसी क्रांति से कम नहीं था, है ना? 36 लाख, ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है। इतने दूध उत्पादक आज अमूल कोऑपरेटिव नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि जब लोग साथ आते हैं तो उसकी ताकत क्या होती है। एक ऐसा मॉडल जहां हर सदस्य खुद मालिक है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब इसी मॉडल में छिपा है। कोऑपरेटिव मॉडल मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक कोई एक इंसान या कंपनी नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं का बिजनेस उन्हीं के लिए। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये कोऑपरेटिव मॉडल काम कैसे करता है? क्या है जो इसे किसी आम कॉर्पोरेट कंपनी से बिल्कुल अलग बनाता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये इस पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र है। इसका पूरा फोकस कम्युनिटी पर है, आपसी सहयोग पर है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर। इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जो इसे खास बनाते हैं, जैसे मेंबरशिप सबके लिए खुली है, कोई भी जुड़ सकता है। कंट्रोल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, मतलब एक मेंबर एक वोट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितना पैसा लगाया है। और सबसे बड़ी बात, इसका मकसद प्रॉफिट से पहले अपने मेंबर्स की सेवा करना है। और जानते हैं, ये मॉडल इतना जरूरी माना गया कि 2011 में 97वें संविधान संशोधन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बन गया। मतलब ये हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। तो अब जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक छोटी सी शुरुआत से आज ये हमारे संविधान का एक मजबूत पिलर बन गया। देखिए, इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। 1904 में इसकी शुरुआत हुई किसानों को कर्ज के जाल से बचाने के लिए। फिर 1970 के दशक में आई व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसकी अगुवाई अमूल ने की, और भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक बन गया। और फिर 2011 में, जैसा हमने देखा, इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में, जहां इस पुराने आइडिया को एक नया, एक मॉडर्न, कह सकते हैं, रीबूट दिया जा रहा है। साल 2021 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारत सरकार ने एक अलग से सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया। और विजन क्या है? सहकार से समृद्धि, मतलब कोऑपरेशन के जरिए देश में खुशहाली लाना। ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। अब इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए 3 नई नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव्स बनाई गई हैं। पहली, अच्छे बीजों के लिए, ताकि हमें बाहर से बीज ना मंगाने पड़े। दूसरी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, जिससे किसानों को सही दाम मिल सके। और तीसरी, एक्सपोर्ट के लिए, ताकि मेक इन इंडिया कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स दुनिया तक पहुंचे। ये बहुत ही सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक मूव है। तो सवाल ये उठता है कि इन सबका मतलब क्या है, भविष्य कैसा दिखता है? चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं और समझते हैं कि आगे का रोड मैप क्या है। आज की तारीख में भी ये सेक्टर हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, देश में 35% फर्टिलाइजर, 31% चीनी का प्रोडक्शन और 20% एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये सब कोऑपरेटिव्स के जरिए ही होता है। और अगर हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर देखें तो 95,000 से ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ यानी पैक्स हैं। ये गांव-गांव तक फैली हैं और हमारे रूरल फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी हैं। और आगे का टारगेट वो कोई छोटा नहीं है। लक्ष्य ये है कि 2034 तक देश की जीडीपी में कोऑपरेटिव सेक्टर का जो योगदान है उसे 3 गुना, जी हाँ 3 गुना किया जाए। लेकिन हाँ, रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कुछ इलाकों में ये कमजोर हैं, प्रोफेशनलिज्म की कमी है और बड़ी-बड़ी कंपनियों से कंपटीशन भी है। पर इन सब से निपटने के लिए एक क्लियर रोड मैप भी तैयार है, जैसे पूरे सिस्टम को डिजिटल करना, भारत जैसे ब्रांड्स बनाना और हेल्थ एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में भी कदम रखना।
तो जो बड़ा विजन है वो ये है कि कोऑपरेटिव्स को कॉर्पोरेट पावर के सामने एक मजबूत बैलेंस की तरह खड़ा किया जाए, ताकि ये सच में इंडियन इकोनॉमी का दूसरा इंजन बन सके। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये लाखों लोगों की कलेक्टिव पावर, ये कोऑपरेटिव मॉडल हमारी आज की मॉडर्न इकोनॉमी को एक नया रूप दे सकती है? क्या ये उसे ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा बराबर बना सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।